हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे आज के कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, क्लास 6 एनसीईआरटी जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और उसकी समरी भी अलग से क्लासेस हैं उसकी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ साथ क्लास 7th एनसीईआरटी के अब तक 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्लासेस आपको सीटेट पेपर 2 के लिए और यूपी टेट के लिए, और जहाँ कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाती है एनसीईआरटी, वहाँ हर एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो आप ये क्लासेस ज़रूर देखिए, और इन सभी क्लासेस के जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था विद्युत अवयवों के प्रतीक क्या होते हैं और किस तरीके से किस चीज़ को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि विद्युत सेल, विद्युत बल्ब और 2 सेलों की बैटरी क्या होती है। बैटरी बनाने के लिए 2 सेलों को एक साथ संयोजित करते हैं, किस तरीके से किसको हम किस चिन्ह से डिनोट करेंगे, जैसे कि हम कॉपी पे उसका डायग्राम बना सके, और अदर क्रियाकलाप भी देखे थे। और इसके साथ ही हमने विद्युत परिपथ का आरेख भी देखा था। तो आज स्टार्ट करते हैं इन सब के साथ में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? क्या विद्युत धारा से भी ताप होता है? मतलब विद्युत धारा जहाँ फ्लो करती है, क्या वहाँ पर भी ताप का प्रभाव होता है? बिना आग जलाए ही कैसे वायर्स जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं? तो देखते हैं विद्युत धारा कैसे अपना प्रभाव दिखाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक विद्युत सेल और एक टार्च बल्ब और स्विच तथा संयोजक तार को लेना है और उसे एक विद्युत परिपथ बनाना है। यह क्रियाकलाप एक सेल के उपयोग से होगा। ये पहला क्रियाकलाप है और एक ही सेल इसमें उपयोग होगा। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखना है। हमको क्या करना है, पहले स्विच को ऑफ रखना है और फिर देखना है कि बल्ब दीप्त नहीं है। स्विच जब हम ऑफ करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, और तब हमें टच करके देखना होगा बल्ब को। तो बल्ब को जब हम स्विच ऑफ की स्थिति में टच करेंगे तो वो एकदम नॉर्मल और ठंडा होगा, और जब हम स्विच को ऑन की स्थिति में लाएंगे और बल्ब को थोड़ी देर जलने देंगे और कुछ समय के बाद हम बल्ब को फिर से टच करेंगे, तो क्या होगा, बल्ब जो होगा वो गर्म होगा। तो उसमें क्या होगा, ताप का हमें अनुभव होगा। तो यही अंतर है। जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर बाद फिर से बल्ब ठंडा हो जाएगा, और जब हम स्विच को ऑन करेंगे थोड़ी देर बाद बल्ब को टच करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा स्विच ऑन करने पर प्रवाहित होती है और उसी से जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है, उसी से बल्ब जलता है और उसी से गर्म हो जाता है। अब हम सेकेंड क्रियाकलाप में देखते हैं कि विद्युत धारा का क्या प्रभाव है। 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का तार का एक टुकड़ा लेना है और इसे 2 कीलों के बीच हमें बांध देना है। और नाइक्रोम तार विद्युत सांधित्रों की मरम्मत वाली किसी भी दुकान से प्राप्त हो सकता है। मतलब जो बिजली के सामान वाली दुकानें होती हैं वहाँ पर से हमें नाइक्रोम की तार प्राप्त हो सकती है। अब आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार भी उपयोग में ला सकते हैं। अब इस तार को स्पर्श करना है तो ये तार अभी क्या होगा, ठंडा होगा। अब स्विच को ऑन कर देना है और इसके बाद इसकी स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित कराना है, और कुछ सेकंड के बाद क्या होगा, तार को स्पर्श करना है। इसे अधिक समय तक नहीं पकड़ना है और परिपथ में विद्युत धारा को बंद कर देना है। कुछ मिनटों के बाद तार को पुनः स्पर्श करना है। तो जब हम स्विच ऑन करने के बाद इस तार को पकड़ेंगे तो ये तार गर्म होगा, और जब हम स्विच ऑफ कर देंगे तो ये तार ठंडा होगा। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे कि विद्युत धारा से ही यहाँ पर ये तार भी तप्त होता है।
तो ये नाइक्रोम की जो तार होती है वो क्या होगा कि जब हम स्विच को ऑफ रखेंगे तो वो ठंडी होगी, और जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करवाएंगे स्विच ऑन करके तो ये क्या होगा, ये गर्म हो जाएगी। तो हमने जो पहले वाला क्रियाकलाप किया था उसमें हमने क्या किया था, एक सेल का उपयोग किया था। आपने देखा था जब हमने बल्ब को जलाया था तो यहाँ पर हमने एक सेल का उपयोग किया था। यहाँ पर भी हमने सेल का ही यूज़ किया है, यहाँ पर भी हमने सेल का यूज़ किया है। और हमें तार को अधिक देर पकड़े नहीं रहना है, और तार को बंद करके हमें ये देखना है कि वो फिर से ठंडा हो गया। तो ये दोनों ही क्रियाकलाप से हमें यही पता चलता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, वो उससे प्रभाव से चीज़ें क्या होती हैं, तप्त हो जाती है। जैसे कि बल्ब तप्त हो गया था और नाइक्रोम का जो तार है वो भी गर्म हो गया। तो स्विच की ऑन की स्थिति में अधिक समय तक नहीं रखना है। ऐसे क्या होगा कि सेल जो है वो अतिशीघ्र दुर्बल हो जाएंगे, मतलब सेल फिनिश हो जाएगा। तो उसको ऑन करके नहीं छोड़ना है, जैसे ही चेक कर लिया उसको ऑफ कर देना है। तो जब हम इसका जो पूरा निष्कर्ष है वो क्या निकलता है कि जब हम किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। दोनों ही क्रियाकलाप से आप अच्छे से समझ गए कि जब भी किसी तार से हम विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे तो वो तार क्या हो जाएगा, तप्त हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो जब किसी तार से हम विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो जो तार तप्त हो जाता है, इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो ऐसे अपने कमरों को गर्म अथवा खाना को पकाने के लिए भी हम विद्युत तापक देखते हैं। बहुत सारे विद्युत तापक होते हैं जिनसे हम अपने खाना को पकाते भी हैं और गर्म भी करते हैं। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है और तार की कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट बोलते हैं। जब इन संयंत्रों को विद्युत मेन से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, इनके अवयव जो होते हैं वो रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं, मतलब ऊष्मा देने लगते हैं, गर्मी देने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं। और तो तब वहाँ पर क्या होता है कि हम खाना वगैरह पका सकते हैं। तो ये वो एलिमेंट होता है, ये वो कुंडली नुमा तार होता है जो कि यहाँ पर तप्त हो जाता है। तो खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाला ये विद्युत तापक है जिसे हम लोग बोलते हैं हीटर। क्या बोलते हैं, हीटर बोलते हैं। तो यह है विद्युत तापक। आगे देखते हैं, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे वह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। तो तार में उत्पन्न जो ऊष्मा होगी उसका जो परिमाण होगा वो किस पर निर्भर करेगा, जो तार के पदार्थ है, जो जिस पदार्थ से वो तार बना है उसकी लंबाई क्या है और उसकी मोटाई क्या है, इस पर निर्भर करेगा उसकी जो ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा होगी वो उसी पर निर्भर करेगी कि उस तार में लंबाई किस प्रकार है, मोटाई किस प्रकार है, उसी प्रकार से उसमें ऊष्मा जो होगी वो उत्पन्न होगी। तो अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों और विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तारों का उपयोग हम करते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के तारों का उपयोग करते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाला जो तार है उस संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जब हम दो परिपथों को जोड़ते हैं, दो परिपथ जोड़ते हैं, तो वो जो वायर लगा होता है वो गर्म नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो अलग धातु होती हैं उनका जो तार होता है वो गर्म होता है। तो इसके विपरीत कुछ विद्युत संयंत्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे विद्युत बल्ब होता है, उसके अंदर एक तार लगा होता है, फिलामेंट। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है वो बहुत गर्म हो जाता है। तो ये तंतु जो होते हैं ये उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं और दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं और हमें साफ दिखाई भी देते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे जो कि यहाँ पर जो फिलामेंट लगा हुआ है बल्ब में वो कितनी ज़्यादा तप्त होकर के हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो यही बताया गया कि कुछ जो होते हैं वायर वो तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होते हैं और कुछ जो वायर होते हैं वो इतने तप्त हो जाते हैं कि हमें प्रकाश भी देते हैं और साफ दिखाई भी देते हैं। तो इसी के साथ साथ एक और उदाहरण है कि निमज्जन तापक। निमज्जन तापक इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीज़र, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे जो विद्युत संयंत्र होते हैं, जो बिजली के उपकरण होते हैं, ये क्या होता है, इनके ऊपर एक आवरण होता है। ये सभी विद्युत संयंत्र के
क्या है, अवयव हैं। तो देखो ये विद्युत इस्त्री का तापन अवयव है, इसके ऊपर भी एक आवरण होता है और इस तरीके से इसमें ये धातु के छोटे छोटे जो टुकड़े जैसे हैं वो लगे रहते हैं और इसके ऊपर एक आवरण होता है। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो, यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट सकता है। तो अगर तार में बड़े परिमाण की विद्युत धारा, जैसे बताया था कि जिस प्रकार से तार होता है, अगर किसी तार में बड़े परिमाण की विद्युत धारा को हम प्रवाहित करवा दें तो तार इतना तप्त हो जाएगा कि वो पिघलकर टूट भी जाएगा। तो ये कैसे पिघलकर टूटेगा देखते हैं। जिस विद्युत परिपथ का हमने उपयोग किया है क्रियाकलाप में, उन्हें हम फिर से बनाएंगे। तो देखते हैं कौन सा 10.3 था हमारा, उन्हें हम फिर से बनाएंगे। तो इसमें जो हमने यूज़ किया था इसे हम फिर से इस तार को हम फिर से बनाएंगे, इसी वाले क्रियाकलाप को दोहराएंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से तार तप्त होकर के पिघल करके टूट जाता है। तो फिर से बनाएंगे और सेल के स्थान पर इस बार हम 4 सेलों की बैटरी का उपयोग करेंगे। मतलब हमने बड़े परिमाण वाला विद्युत परिपथ यूज करना है, तो सेल से ज़्यादा बैटरी में ज़्यादा विद्युत प्रवाहित होगी, तो बैटरी का हम लोग यूज़ करेंगे। और साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर हम इस्पात ऊन स्टील वूल का उपयोग करेंगे। उसका जो तार होगा उसकी पतली लड़ी बनाएंगे और बांध देंगे इसको। जूने का उपयोग करेंगे। इस्पात ऊन के जूने का उपयोग प्रायः रसोइयों में बर्तन को साफ करने के लिए होता है, तो यह किराने की दुकान पर मिल जाता है। आगे देखते हैं। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है तो हमें उसका स्विच ऑफ कर देना है और कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है। और जो इस्पात ऊन के तार अथवा लड़ी का ध्यान से प्रेक्षण करना है कि इस्पात ऊन का जो तार होता है उसकी जो लड़ी होती है वो पिघलकर टूट जाती है। कुछ विशेष पदार्थ से बने तारों से जब हम अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब हम अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग हम विद्युत फ्यूज बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? विद्युत फ्यूज बनाने में करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बैटरी लगा करके इस बार ये हमने इस्पात का जो तार लिया और फिर जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई तो ये तार क्या होता है? टूट जाता है। तो ये तार जो टूट जाता है क्योंकि इसमें विद्युत धारा जो है वो अधिक मात्रा में प्रवाहित कराई गई है। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं? विद्युत फ्यूज़ में करते हैं। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में क्या लगाए जाते हैं? फ्यूज़ लगाए जाते हैं, जो कि आपने अपने घरों में देखे और सुने भी होंगे। प्रत्येक विद्युत परिपथ में प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूज यूज़ करते हैं। सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हुआ है तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ क्या होगा? टूट जाएगा। अतः फ्यूज क्या है? फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास फ्यूज होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में उपयोग आने वाले फ्यूज अलग होते हैं और फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रेक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया, ये सब हमने सीखा अब तक। तो इस तरीके के भी फ्यूज होते हैं। विद्युत फ्यूज़ तथा फ्यूज़ के ये होल्डर हैं जिससे कि जब भी हमारे घरों में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली आ जाती है तो सबसे पहले ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं, जिससे कि हमारी जो बाकी की चीज़ें हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है। तो हम क्या करते हैं? घरों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कैसे बल्बों का यूज होता है? ताप दीप्त बल्बों का यूज़ होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। ये जलते तो हैं, उसके साथ साथ ऊष्मा भी देते हैं, गर्मी भी देते हैं। इसका अर्थ यह है कि
प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा सहज प्रतिदीप्त लैंप जो सीएफएल्स होते हैं, इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत होते हैं। तो ताप दीप्त बल्बों से अच्छे क्या होते हैं? सीएफएल होते हैं। क्या होते हैं? जो सीएफएल होते हैं वो होते हैं, और इनसे भी जो अच्छे होती हैं वो एलईडी होती हैं। तो आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो हैं एलईडी बल्बों का उपयोग ज़्यादा बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रदीप्त नलिकाओं और सहज प्रदीप्त लैंपों की तुलना में एलईडी जो बल्ब होते हैं वो विद्युत का कम उपयोग करते हैं, और एलईडी बल्ब बहुत ही विद्युत में दक्ष होते हैं, और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता भी दी जाती है। इनसे ज़्यादा ऊष्मा भी नहीं निकलती है। तो ऐसे विद्युत सांधित्र या तथा गैजेट के प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादक का मानक चिन्ह हो, जिसे हम लोग मार्क बोलते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए दिशा निर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। प्रदीप्त नलिकाओं और सीफेल्स के पारे का वाष्प होता है। प्रतिदीप्त नलिकाओं और सीफेल्स में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सीफेल्स का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो इसमें भी आपको सावधानी रखनी है, जब बल्ब वगैरह ख़राब हो जाएं तो इनको किस तरीके से इनका निपटारा करना है उसकी भी सावधानी रखनी है। तो विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना है। तो विद्युत धारा जब अधिक प्रवाहित होगी, इसका मतलब है जो वायर हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधा संपर्क में हो जाएंगे। तो ऐसे में टूट फूट तथा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। तो इससे क्या होता है? लघु पतन, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब तार आपस में डायरेक्ट जुड़े होते हैं तो इसी से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजन करना हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ लाइट आ जाती है तो तार क्या होते हैं? टूट करके गिरने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट तार है उनमें विद्युत धारा क्षमता से ज़्यादा प्रवाहित हो रही है। तो इसी कारण क्या होता है कि उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए क्या हुआ? सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना होता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण और लघुपतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में भी पढ़ा होगा। तो इसीलिए हम फ्यूज़ का उपयोग करते हैं ताकि डायरेक्ट हमारे घर में लाइट ना आए, जिससे कि हमारी जो अन्य चीज़ें होती हैं और जो शॉर्ट सर्किट का खतरा है ये भी कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए सुरक्षा के लिए होते हैं। कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज़ की स्वयं जांच पड़ताल नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूज़ और नए फ्यूज़ की तुलना कर सकते हैं। तो आपको ये भी सावधानी रखनी है कि जहाँ पर आपके फ्यूज़ लगे हुए हैं, डायरेक्ट बिजली से बाहर से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर आपको जाकर के ऐसे पास से नहीं चेक करना है। उसके लिए आप बाहर से नया फ्यूज़ लेकर के देख सकते हैं कि नए और पुराने में क्या अंतर है। आजकल क्या होता है? फ्यूज़ के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों का उपयोग होता है, जिन्हें हम एमसीबी बोलते हैं। इसका उपयोग निरंतर बढ़ता जाता है। तो ये आधुनिक फ्यूज़ ही एक तरीके का है। निरंतर बढ़ता जा रहा है जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है। तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। क्या होता है? एमसीबी स्वतः ही ऑफ हो जाती है, मतलब वो गिर जाती है और ऑफ हो जाती है, और इन्हें फिर से हम ऑन कर देते हैं और परिपथ पुनः से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे जो एमसीबीज़ होती हैं उन पर आईएसआई का जो चिन्ह है उसे हमें अवश्य देखना है कि हमें लोकल नहीं लेनी है। कई बार लोकल चीज़ें हो और बिजली बहुत तेज़ आए और एमसीबी ना गिरे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमें आईएसआई जो मार्क है उसको सदैव देखना है। उचित फ्यूज़ों का जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो उसका ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे घरों में क्या लगा होता है? एमसीबी लगा होता है, लघु परिपथ विच्छेदक लगे होते हैं।
तो ये हमारे घर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो फ्यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एलईडी, सीएफएल, विद्युत बल्ब, फिलामेंट, प्रेस, गीज़र, हीटर, तो इस तरीके से किस तरीके से विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है वो हमारे घर से लेके बाहर तक और खाना पकाने की चीज़ों तक किस तरीके से हमें प्रभावित करता है, हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। और इससे हमने अपने घरों की जो और चीज़ें हैं उनको बचाने का भी उपाय सीखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड में, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। पार्ट थर्ड में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।